जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। वो कह रहा है स्टार्टअप्स होते क्या हैं। एक नया बिजनेस जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, एक इमर्जिंग फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। स्टार्टअप्स के लिए वो कहता है कि यूजुअली एक कंपनी डिजाइन करी जाती है, इनका हाई रेट ऑफ फेलियर होता है। स्टार्टअप कंपनीज हर साइज एंड फॉर्म्स में आती हैं। इसके अंदर वो टेक्निकल स्किल्स, नो हाउ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब कुछ लेके आती हैं। स्टार्टअप विल बिगिन बाय बिल्डिंग अ फर्स्ट minimum viable product, a prototype, to validate, access and develop new idea. शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनता है, इसमें आईपीओ लेके आती हैं बाद में। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है इनको अट्रैक्ट करने में, कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है। इनको बहुत ज़्यादा एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं, एक्सेलरेटर्स होते हैं, इनको क्राउड फंडिंग करवानी पड़ती है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, हियर इज सम इंट्रोडक्शन गिवन, जिसमें से मैंने कुछ मेन टर्म्स निकाली हैं। एक है प्रोटोटाइप, एक है सीड कैपिटल, एक है क्राउड फंडिंग, सिर्फ इसी पैराग्राफ से। एंड देन इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, incubators. Everyone should try to understand these terms first. Prototype is minimum viable product. Prototype का क्या मतलब होता है? जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसका एक सैंपल तैयार करते हैं, उस सैंपल को हम बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप। लेट अस से एक बहुत बड़ा बिल्डर का प्रोजेक्ट आने वाला है। अगर आप उसका ऑफिस विजिट करेंगे तो उसने एक छोटा सा मॉडल बनाया होता है, जिसके अंदर उसने बताया होता है ये ऐसे टवर्स होंगे, यहाँ पे ग्रीन एरिया होगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे क्लब फैसिलिटी होगी। वो जो छोटा सा एक सैंपल बनाया गया है, बेस्ड ऑन विच द लार्जर पिक्चर विल बी डेवलप्ड, दैट इज अ प्रोटोटाइप। जो सैंपल फ्लैट वो बना के दिखाता है, सैंपल फ्लैट इज अ प्रोटोटाइप, कि इस तरह की दीवारें होंगी, इस तरह का फ्लैट होगा, इतने कमरे होंगे, यहाँ से एंट्रेंस होगी। दैट इज अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप का मतलब है जो भी आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, बिफोर यू स्टार्ट बिल्डिंग और बिफोर यू स्टार्ट द कमर्शियल प्रोडक्शन, just to get an idea, just to get a feel, just to get a feedback from your customers, you develop a prototype first, and then if it is successful, then you launch that product into the market by doing commercial production. So prototype is just a sample of the main product. पहले तो इतनी बात समझ में आती है सभी को कि प्रोटोटाइप क्या है। आस्था एंड कृतिका, इज इट क्लियर? अब आते हैं प्रोटोटाइप या इनिशियल कैपिटल जो चाहिए होती है उसको बोलते हैं सीड कैपिटल। प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जो इनिशियल कैपिटल चाहिए दैट इज सीड कैपिटल। कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए जो कैपिटल चाहिए दैट इज सीड कैपिटल। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी को बनाने से पहले के खर्चे, दे विल ऑल बी पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सीड कैपिटल। सीड का मतलब होता है बीज। किसी चीज को शुरुआत करने के लिए एक बीज की जरूरत है, एक पेड़ को शुरू करने के लिए। दैट इज हाउ he comes across this term seed capital, which means the initial capital required to start a company. To start a company, what would you need? You need to register the company, you need to have some pre-incorporation expenses, you need to build up your prototype. All this capital requirements summed together is called seed capital. So seed capital का meaning समझ में आता है?
sir. ये जो सीड कैपिटल है ये कहाँ से आती है? ये लोन की फॉर्म से नहीं आती है। ये जो भी फाउंडर है, जो भी स्टार्टअप शुरुआत करता है, उसकी अपनी कैपिटल से आती है। वो ये सीड कैपिटल खुद के अपने फंड से लेके आता है, ये अपने फ्रेंड्स से लेके आता है, ये अपने रिलेटिव्स से लेके आता है। इसके लिए जनरली कोई भी बैंकर बहुत इजीली सीड कैपिटल के लिए फंडिंग नहीं करता है। वो ये नहीं कहता कि भाई तुम्हारे पास अपना आइडिया भी डेवलप नहीं है तो मैं तुम्हें आइडिया बनाने के लिए कैपिटल कैसे दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीड कैपिटल के लिए फंडिंग होती ही नहीं है, होती है, लेकिन मुश्किल होती है सीड कैपिटल के लिए फंडिंग लेके आना। तो सीड कैपिटल इनिशियल कैपिटल है टू रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप योर प्रोटोटाइप, रिक्वायर्ड टू रजिस्टर योर कंपनी. So this seed capital is generally coming from the founder's own sources, from family and friends, from relatives. Now what are incubators? Third term. Incubator means a device, a medical device technically, जहाँ पे न्यूली बॉर्न बेबीज को रखा जाता है जो वल्नरेबल हैं, जिनकी मोर्टेलिटी के चांसेस हैं, उनको उनकी मोर्टेलिटी को रोकने के लिए उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो सरवाइव कर सकें। टिपिकली इंक्यूबेटर एक मेडिकल डिवाइस है, लेकिन ये टर्म इंक्यूबेटर स्टार्टअप के लिए भी यूज होती है। स्टार्टअप एक नया बिजनेस है। स्टार्टअप के लिए टेक्निकल टर्म क्यों यूज होती है? क्योंकि स्टार्टअप भी एक न्यूली बॉर्न बेबी की तरह है, एक न्यूली बॉर्न बिजनेस है, उसकी वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इंक्यूबेटर एक ऐसा मीडियम है स्टार्टअप के लिए जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग कैपिटल, the founder is provided with some experience, some training, some technical know-how, some assistance in the form of any experienced person who is already a pioneer in that field. For example, if it is medical field and you are starting a startup, एक नया स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, तो जो लोग इतने सालों से मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं वो आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी ट्रेनिंग, अपनी टेक्निकल नो हाउ, अपना असिस्टेंस अगर प्रोवाइड करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी जगह डेवलप करना, उस जगह को हम इंक्यूबेटर का नाम देते हैं, जहाँ पे अगर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द स्टार्टअप देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू आउट। सो कौन डेवलप करता है इंक्यूबेटर्स को? गवर्नमेंट जनरली डेवलप करती है, आईआईटीज, आईआईएम्स इसमें हेल्प करते हैं, कई कॉर्पोरेट जाइंट्स भी हेल्प करते हैं कि नए बिजनेसेस को मरने से, बंद होने से रोका जा सके। तो इंक्यूबेटर टर्म समझ में आता है सभी को? Yes, sir. ओके, अब आते हैं हम लास्ट टर्म पे, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब है, क्राउड मतलब अननोन लोगों की क्राउड। जब आप अननोन लोगों को कोई आइडिया पिच करते हैं कि मैं इस तरह का बिजनेस शुरू करने वाला हूं और मुझे फंडिंग की ज़रूरत है, मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए, तब आप क्राउड से, अननोन लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं, अपना आइडिया अननोन लोगों को पिच इन करके, उसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। जैसे कि कोई एग्जीबिशन है, वहाँ पे आपने आइडिया पिचिंग किया, कोई स्टेज या फोरम मिली आपको, जैसे शार्क टैंक। तो इस तरह से जब लोग अपने आइडिया को पिच करते हैं और उनका मकसद होता है कैपिटल अननोन लोगों से इकट्ठी करना, उस चीज को हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ये टर्म भी समझ में आती है सभी को ऑनलाइन? Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के ऊपर। ये 2015 में पॉलिसी आती है। वो कहता है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाया जाए जहाँ पे नई इनोवेशन वाले स्टार्टअप्स हों और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो मेन आइडिया स्टार्टअप इंडिया स्कीम का था, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उस सबके लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाया जाए। अब इसने बोला, ये जो डेफिनेशन है, ये डीपीआईआईटी ने ये डेफिनेशन दी है। डीपीआईआईटी का मतलब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। इसकी फुल फॉर्म कहीं पे लिखी होगी आई गेस, आई थिंक यहाँ पे नहीं दी हुई। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ
इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये डिपार्टमेंट ने इस स्टार्टअप की डेफिनेशन दी है। वैसे तो हम ये जानते हैं कि स्टार्टअप एक नया बिजनेस है, लेकिन हर नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं होगा अनलेस स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर इसने खुद को रजिस्टर करवाया हो। दैट मीन्स टू क्वालिफाई और a new business qualifying for a startup should get itself registered under Startup India Scheme 2015। अगर आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है लेकिन इस स्कीम के अंदर खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है, वैसे ही शुरू कर लिया है, तो आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। अब वो बोलते हैं कि DPIIT ने क्या डेफिनेशन दी है कि जो भी स्टार्टअप नया बिजनेस इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। एक्चुअली 4 कंडीशंस हैं 3 की जगह। पहला है 10 साल तक वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में रहेगा। इसका मतलब जिस साल उसने इनकॉर्पोरेशन या रजिस्टर करवाया है उस साल से लेके अगले 10 साल तक वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में रहेगा। अगर उसने खुद को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या LLP की तरह रजिस्टर करवाया है। इसका मतलब ओनली फॉर द फर्स्ट 10 years a new business registered under Startup India scheme will be considered as a recognized startup if it has got itself registered as a private limited company or a registered partnership firm or LLP। तो ये कंडीशन पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है इसकी टर्नओवर या सेल्स किसी भी साल में मतलब पहले 10 साल में, क्योंकि 11th ईयर ऑनवर्ड्स तो ये वैसे ही स्टार्टअप नहीं रहेगा, हैज नॉट एक्सीडेड 100 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले 10 साल में किसी भी साल उसकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, भले वो चौथा साल क्यों ना हो, उसी साल वो स्टार्टअप की डेफिनेशन से निकल जाएगा। इसका मतलब पहले 10 साल तक उसकी टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तभी वो स्टार्टअप होगा। तीसरा पॉइंट है उसने इनोवेशन, नया प्रोडक्ट डेवलप किया हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या प्रोसेस या सर्विस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट लाया हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक नया प्रोडक्ट बनाने की जगह उसने क्या किया, लेटर से पेट्रोल की कार है जिसकी एवरेज लेटर से 20 किलोमीटर पर लीटर है, उसने पेट्रोल की कार, नई कार नहीं बनाई, या उसने कार जो कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने सिर्फ ऐसा कुछ डिवाइस बनाया, ऐसा कुछ इंजन बनाया जिसमें 200 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से गाड़ी चलना शुरू हो जाए। तो उसने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, एक नई प्रोसेस बना दी। तो ये प्रोसेस भी हो सकता है, नया प्रोडक्ट भी हो सकता है, नई सर्विस भी हो सकती है, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज हो। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई एंटिटी स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से ना बनाई गई हो तभी वो स्टार्टअप है। स्प्लिटिंग अप क्या होगा, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस था, हमने उसके 2 हिस्से कर दिए B और C और बोला ये नया बिजनेस है, ये भी नया बिजनेस है, ये भी स्टार्टअप है, ये भी स्टार्टअप है। तो वो कहते हैं ये स्प्लिटिंग अप वाला बिजनेस स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। रिकंस्ट्रक्शन, 2 पुराने बिजनेस चल रहे थे, उन्होंने आपस में मर्जर कर लिया और एक नया बिजनेस का नाम दे दिया जिसको हमने मर्जर बोला। ये मर्जर या रिकंस्ट्रक्शन से भी बनाया गया बिजनेस स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। इट शुड बी एन ऑल टुगेदर न्यू बिजनेस, नो स्प्लिटिंग अप, नो रिकंस्ट्रक्शन। So in all there are 4 points. First says पहले 10 साल तक, वो भी तब जब आप या तो पार्टनरशिप फर्म या LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। दूसरा, पहले 10 साल के लिए आपकी टर्नओवर किसी भी साल 100 करोड़ से ऊपर ना जाए। तीसरा, किसी भी नए प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस को बनाया गया हो जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन का कोई स्कोप हो। और फोर्थ पॉइंट, ये स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से बनाया गया बिजनेस ना हो। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन चारों पॉइंट्स में कोई डाउट किसी को? ओके, अब इसने ना यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हैं। एक्शन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट होप्स टू एक्सेलरेट स्प्रेडिंग ऑफ द स्टार्टअप मूवमेंट। अगर आप देखेंगे 6 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, 8 यहाँ पे दिए हैं और 5 यहाँ पे दिए हैं, टोटल 19 पॉइंट दिए हैं। ये 19 एक्शन आइटम्स गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने स्टार्टअप के लिए शुरू करी हैं। इनकी आगे डेफिनेशन यहाँ पे आएगी नीचे, डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन। लेकिन मैं आपको वैसे बोल रहा हूँ, ये 19 के 19 पॉइंट्स 3 ब्रॉड हेड्स में कवर्ड है। पहला है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, इसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं। इंडस्ट्रियल एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड हेड है जिसमें 8 पॉइंट हैं। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, ये तीसरा हेड है जिसके अंदर 5 पॉइंट है। तो आपको ये तीनों हेड्स और इनके अंदर पॉइंट्स, ये कभी भी आप किसी भी आंसर में जो स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें डाल सकते हैं। अलग से वो ऐसे 19 पॉइंट या कुछ ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इनके हेड्स पता होने चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आपको आपके आंसर को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। पहला है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार्टअप को बनाने का मैकेनिज्म सिंप्लीफाई कर दिया। हैंड होल्डिंग मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे स्टार्टअप बिजनेसेस को हेल्प किया, हैंड होल्डिंग करा, ताकि अगर उनको कुछ नहीं पता तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी। पहले 6 पॉइंट सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग से रिलेटेड है। पहला पॉइंट कहता है कंप्लायंस रिजीम बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या है? आज की डेट में आपने कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे भी देना है, फॉर एग्जांपल मैंने आधार की फोटोकॉपी करवाई, उसके ऊपर मैं अपना साइन कर देता हूँ तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन हो जाता है। वो कहता है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन से क्या होता है, आपको किसी के पास जाना नहीं उसको सर्टिफाई करवाने की ये ओरिजिनल था जी, उसकी फोटोकॉपी है, आपको नोटरी या किसी गेजेटेड ऑफिसर की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर देते हैं सारे सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे चल सकते हैं। सेकेंड है स्टार्टअप इंडिया हब। इसका मतलब स्टार्टअप्स को इम्प्रूव करने के लिए सारे स्टार्टअप्स एक जगह पे मिले, सारे लोग आपस में बात करें, दैट इज स्टार्टअप इंडिया हब। ताकि अगर मेरा स्टार्टअप किसी और चीज़ से रिलेटेड है, आपका स्टार्टअप किसी और चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स अलाइक हैं, तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। वो कहाँ पे होगा? स्टार्टअप इंडिया हब में। थर्ड है रोलिंग आउट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस एंड पोर्टल। एक सिंपल सी मोबाइल एप्लीकेशन या लैपटॉप लेके आप स्टार्टअप बना सकते हैं। आपको किसी CA/CS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको सिंपली स्टार्टअप इंडिया की साइट पे जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और एक दिन के अंदर अंदर आप एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन एट लोअर कॉस्ट। जब भी आप कोई नया बिजनेस करते हैं या नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको पेटेंट करवाना, उस प्रोडक्ट को या इनोवेशन को या इन्वेंशन को ज़रूरी हो जाता है। पेटेंट का मतलब आप समझते हैं एक इंटेंजिबल एसेट जो कि आपने अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया। फॉर एग्जांपल आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और आप चाहते हैं कि किसी और को उसका राइट ना हो यूज़ करने का, मैन्युफैक्चर करने का, तो आप क्या करते हैं, पेटेंट को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लोअर कॉस्ट रखी है। ये लोअर कॉस्ट क्या है? सिर्फ 20% कॉस्ट। इसका मतलब 80% कॉस्ट या 80% की जो फीस है वो वेव ऑफ हो गई है। इसका क्या मतलब, वो अगर पहले 100 रुपये लगते थे पेटेंट को रजिस्टर करवाने के लिए, तो अब स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनको सिर्फ 20 रुपये देने पड़ेंगे। रिलैक्स नॉर्म्स फॉर पब्लिक प्रिक्योरमेंट ऑफ स्टार्टअप्स। पब्लिक प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है जितनी भी गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो भी सामान खरीदने वाला है, उनकी जो भी परचेजेस हैं,
उनमें से 20 से 25% परचेजेस सीधा स्टार्टअप से आएंगी। इसका मतलब गवर्नमेंट ने कंपल्शन कर दी कि गवर्नमेंट ने जितना भी सामान खरीदना है उसमें से 20 से 25% सामान गवर्नमेंट स्टार्टअप्स वाली कंपनी से, एलएलपी से, पार्टनरशिप फर्म से खरीदेगी, रादर देन कोई बहुत बड़ी कंपनी से टाई अप करने से। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट स्टार्टअप्स को एक इंसेंटिव मिलेगा कि हमारा 20 से 25% हिस्सा तो ऑलरेडी बिक ही जाएगा, जो कि गवर्नमेंट कंपल्सरीली खरीद लेगी। लास्ट पॉइंट है फास्टर एग्जिट ऑफ स्टार्टअप्स। अगर स्टार्टअप्स आपने बंद करने हैं, एक नॉर्मल कंपनी को बंद करने में ज़्यादा कॉस्ट और ज़्यादा टाइम लगता है। स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने मैक्सिमम 90 डेज रख दिया कि 90 दिनों के अंदर अंदर आप स्टार्टअप को क्लोज करिए और इसको बाय बाय करिए। पहले 6 पॉइंट्स में कोई डाउट है किसी को? सेल्फ सर्टिफिकेशन का ऐसा है कि व्हेन यू सर्टिफाई एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, आज की डेट में भी तो आप कर रहे हैं ना, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहीं पे भी आप कोई चीज़ सेल्फ सर्टिफिकेशन से दे रहे हैं। आप एक बैंक अकाउंट भी खोलते हैं, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ सर्टिफाई कर देते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन से फ्रॉड बढ़ने के चांसेस हैं, आई एग्री, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और भी समझिए, आपका एक तरीके से यू आर गिविंग एन अंडरटेकिंग। अगर आप एक एफिडेविट देते हैं और एफिडेविट में भी झूठ बोलते हैं तो सेल्फ सर्टिफिकेशन में भी उतना ही रिस्क है जितना कि एक एफिडेविट में। आप एक गलत एफिडेविट भी तो दे सकते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, एक अंडरटेकिंग ले ली। If at all you are giving a wrong certificate, you will be caught. If it is leading to fraud, at the same time it is giving a liability also on the person giving or self-certifying any document, right? Yes, sir. Are we clear on all the 6 points, everyone? Yes, sir. Okay, now we are coming over to the next one, which says इंडस्ट्रियल एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। मैंने आपको इंक्यूबेटर का मतलब समझाया था। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री मतलब जो ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है और इंक्यूबेटर्स बना रही है, ताकि स्टार्टअप्स को अगर कोई एक्सपीरियंस, अगर कोई ट्रेनिंग, अगर कोई हैंड होल्डिंग, ये सारी चीज़ें चाहिए तो ऑलरेडी डेवलप्ड इंक्यूबेटर्स गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, जो कि हेल्प करेंगे स्टार्टअप्स को क्लोजर से प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला काम है ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टअप फेस्ट होना चाहिए, फास्ट नहीं है, फेस्ट, FESTS, फेस्ट, फॉर शोकेसिंग इनोवेशन एंड प्रोवाइडिंग अ कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। आप ये समझ गए, गवर्नमेंट कई फेस्ट, कई फेस्टिवल्स, कई एग्जीबिशंस इस तरह से लगाएगी जहां पे एक स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर सकेगा, शोकेस कर सकेगा, ताकि लोगों को पता चले कि नए नए स्टार्टअप्स क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, ताकि वो स्टार्टअप्स फेमस हो सके। सेकेंड है अटल इनोवेशन मिशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम। इन्होंने एक प्रोग्राम का नाम रखा अटल इनोवेशन मिशन, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो भी इनोवेशंस करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, उनको अवार्ड्स देने शुरू किए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर लोगों को पता चला कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट करी जा सकती है। मतलब एक प्लान तैयार किया जहाँ पे लोगों को समझ में आए कि कौन कौन सी चीज़ों में इनोवेशन पॉसिबल है, कौन सी ऐसी अनमेट सोशल नीड्स हैं जहाँ पे हम इनोवेशन अभी कर सकते हैं, जहाँ पे स्कोप है। थर्ड है हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज फॉर इंक्यूबेटर स्टार्टअप। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस फाउंडेशन भी आपने सुना होगा, रिलायंस ने कई इंक्यूबेटर्स में अपना हेल्प किया है, कई इंक्यूबेटर्स का पार्ट है रिलायंस, जिसके अंदर रिलायंस ये इंश्योर करती है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प किया जा सके जो कि उनकी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ताकि अगर कोई टेक्निकल नॉलेज ये सब चाहिए तो वो प्रोवाइड करने को तैयार है। बिल्डिंग इनोवेशन सेंटर्स एट नेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब IITs, IIMs में इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएं। आपने ये चीज़ें कई बार सुनी होंगी कि IIM ग्रेजुएट्स जो हैं
वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा चले जाते हैं रादर देन डूइंग सम कॉर्पोरेट जॉब्स। तो वो कैसे जाते हैं? बिकॉज उस जगह पे उन नेशनल इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी इनोवेशन सेंटर्स बने हुए हैं, तो दे रियलाइज इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट instead of doing a job they want to get into any startup. Setting up new 7 research parks and research park setups at IIT Madras. ये उन्होंने बता दिया कि कुछ रिसर्च पार्क्स IIT Madras में भी बनाए गए। Promoting startups in biotechnology sector, ये एक एग्जांपल दे दिया कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी स्टार्टअप्स को इन्होंने बढ़ाने के लिए मदद करी। Launching innovation focused program for students. Right from the beginning, the students like those of IIT and IIMs, उनको पता चला कि innovation based startups की डिमांड है, वो काफ़ी चलते हैं, they are better than corporate jobs. Annual incubator grand challenge, ये भी उन्होंने एक चैलेंज रखा जिसके अंदर just to recognize the new startups they kept these things. So not many points to be explained here, but you need to understand that under this head all those points covered are related to incubators and some programs started by the government for improvement of the research and development for startups. These are 8 points, but you need to understand what this whole heading is all about. ये points clear होते हैं, इसमें कोई doubt तो नहीं है? Yes, sir. Okay, now the last part is funding, support and incentives. First he says, एक गवर्नमेंट ने कॉर्पस का मतलब है फंड रखा स्पेशली 10,000 करोड़ का, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईयरमार्क्ड था कैपिटल प्रोवाइड करने में स्टार्टअप्स के लिए। इसका मतलब स्टार्टअप्स के लिए अलग से गवर्नमेंट ने लोन देने के लिए 10,000 करोड़ का अलग से फंड रखा। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स। क्रेडिट गारंटी का क्या मतलब होता है? लेट अस से एक स्टार्टअप लगाया हमने, DPIIT से वो रिकॉग्नाइज करवाया। अब DPIIT का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में हम एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है। अगर हम किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे उस बैंक को गारंटी देती है कि मैंने चेक कर लिया ये स्टार्टअप रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, मेरी गारंटी पे इस स्टार्टअप को लोन दिया जाए। दैट इज क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से फंड रख दिया इस गारंटी को पूरा करने के लिए। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन्स, ये वाला पॉइंट क्या है कि जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन आप लोग समझते हैं कि जब आप कोई भी एसेट को हायर प्राइस पे बेचते हैं देन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स में एग्जम्पशन दी है गवर्नमेंट ने। ये पूरा एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में जब ये पॉइंट आएगा। ये भी टैक्स एग्जम्पशन से रिलेटेड है, ये भी टैक्स एग्जम्पशन से रिलेटेड है। ये तीनों पॉइंट्स डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इनके रेलेवेंट सेक्शंस हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स एज एंड व्हेन दे कम इन सीक्वेंस आई विल एक्सप्लेन यू देम। इतना समझ में आता है? सबसे पहले मतलब जब ये 3 एग्जम्पशंस की बात करें उसको छोड़ के बाकी सब समझ में आता है? Yes, sir. ओके Yes. ओके। अब इन्हीं को उसने आगे एक्सप्लेन किया फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स में, मतलब वो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले उसने बताया फंड ऑफ फंड्स। उसने बोला गवर्नमेंट ने सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक 10,000 करोड़ का कॉर्पस मतलब फंड रखा ताकि इससे लोन दिए जा सके। वो कहता है ये लॉन्च किया गया था 2016 में। इट हैज कमिटेड 7385 करोड़। अभी तक 10,000 करोड़ का फंड में से 7300-7400 करोड़ ऑलरेडी इतने 2022 तक उन्होंने स्पेंड कर दिया है। तो ये फंड ऑफ फंड्स में कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं थी, सिर्फ इतना याद रखना है कि सिडबी इन लोन्स को देगी और गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ सेपरेटली स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए रखा हुआ है। सेकंड पॉइंट आता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। 1,000 करोड़ का अलग से रख दिया, मतलब 10,000 करोड़ नॉर्मल फंडिंग के लिए और सीड कैपिटल के लिए 1,000 करोड़। सीड कैपिटल क्या होती है मैंने आपको बताया,
स्टार्टअप को शुरू करने से पहले की कैपिटल, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसके लिए सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने 1000 करोड़ अलग से रखा। जनरली सीड कैपिटल कहीं से मिलती नहीं है, आपको अपने जेब से लगानी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्कीम, इसी स्कीम के अंदर 1000 करोड़ अलग से रख दिया। अगला है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स। वो कहते हैं कि हर बार बजट में 500 करोड़ अगले 4 साल के लिए गवर्नमेंट रखेगी, जिसमें क्रेडिट गारंटी, जो मैंने आपको बताया कि एमएसएमई सेक्टर या स्टार्टअप्स जो डीपीआईटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको क्रेडिट गारंटी देने के लिए कि बैंक से उनको लोन मिल सके, क्रेडिट गारंटी फंड, कि अगर गवर्नमेंट को कुछ गारंटी के पैसे देने पड़ते हैं बाद में, तो उन्होंने 500 करोड़ हर साल रखने का फैसला किया। अब उसने बोला रिलैक्स नॉर्म्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप्स। मैंने आपको बताया था कि 20 से 25% गवर्नमेंट की परचेजेस स्टार्टअप से आएंगी, तो उसने बोला कि इनके लिए रिलैक्स्ड नॉर्म्स बनाई गई, क्योंकि इनको प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, टर्नओवर की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो एमएसएमई सेक्टर में आके मैं इस पूरे प्रोसेस को पहले बताता हूँ। गवर्नमेंट ने ये बोला कि 20 से 25% हमारी परचेजेस कहाँ से आएंगी, स्टार्टअप से आएंगी या एमएसएमई सेक्टर से आएंगी। जब भी गवर्नमेंट कोई भी परचेज करती है तो टेंडर नोटिसेस निकालती है, आपने वो टेंडर भरना होता है। टेंडर भर के एक डेट तक वेट करनी होती है जब वो टेंडर्स को ओपन किया जाता है। टेंडर उसको मिलता है जिसका मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में और मिनिमम उसकी कॉस्ट हो, कॉस्ट कह लो, या मिनिमम उसने प्राइस रखी हो। मतलब अगर मैंने प्राइस रखी है उस काम को करने की 20 करोड़, किसी और ने रखी हुई है 12 करोड़ और एक ने रखी हुई है 15 करोड़, तो सबसे कम कॉस्ट वाले को टेंडर मिलेगा, उसको काम दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मिनिमम प्राइस के साथ एक चीज और जुड़ी है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस बंदे का। अगर एक ऐसा बंदा गवर्नमेंट का काम कर रहा है जिसको प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो कैसे गवर्नमेंट उसको काम दे सकती है। अब जब तक स्टार्टअप, पहले 10 साल तक तो स्टार्टअप ही है, उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं आएगा, कहीं से तो शुरू करेंगे ना वो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये एक्सपीरियंस वाली नॉर्म स्टार्टअप के लिए हटा देते हैं, क्योंकि कभी भी एक स्टार्टअप के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि एक लार्ज स्केल कंपनी चलाने वाले के पास होगा। तो हर टेंडर तो लार्ज स्केल कंपनी उठा के ले जाएगी, और सिंस लार्ज स्केल कंपनी जो है, ये बड़ी कंपनी जो है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी कम होगा स्टार्टअप से। तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम एक्सपीरियंस वाला नॉर्म हम खत्म कर देते हैं और 20 से 25% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप से ही हम करेंगे। इतना क्लियर होता है सभी को? ओके। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये सारे टैक्स इंसेंटिव्स के पॉइंट्स हैं। टैक्स इंसेंटिव्स हम बिल्कुल एंड में करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि टैक्स के जितने भी सेक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे, बट ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 तक आप देख रहे होंगे, तो ये बिल्कुल एंड में हम पढ़ेंगे। टैक्स एग्जम्पशन को छोड़ के हम सारा कुछ कर रहे हैं, एंड टैक्स एग्जम्पशंस विल बी टेकिंग अप टुवर्ड्स द एंड। तो 5वां पॉइंट अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर है लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन एट लोअर कॉस्ट। मैंने आपको बोला था फीस फॉर फाइलिंग पेटेंट्स 100 रुपए से रिड्यूस करके उन्होंने 20 रुपए रख दी, अप टू 80%। अप टू 80% का मतलब है अब उनकी वेवर 80% का हो गया। Now a startup will be required to pay only 20% of the fees. So this is a very big step by the government, where they are recognizing that the patent registration by startups will be at a very low cost. 80% waiver will be there and the startup will be required to pay only 20% of the cost. Are we clear on this point as well? ये पॉइंट आपको लिखना भी है आंसर्स में, तो ये वेवर वाला पॉइंट सभी को क्लियर होता है? आप में से कोई भी एक जना इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है कि वेवर किस चीज का है, कितना है? जो स्टार्टअप की कॉस्ट है उसका वेवर किया गवर्नमेंट ने, अब जो कंपनी स्टार्टअप कर रहा है उसको सिर्फ 20% कॉस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी शुरू करने के लिए। नहीं 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 नहीं, एक चीज मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ।
कंपनी को स्टार्ट करने की फीस नहीं है, कंपनी को स्टार्ट करने की फीस नहीं है। दोबारा ध्यान से सुनो, कंपनी को स्टार्ट किया आपने, अगर आपने कोई पेटेंट रजिस्टर करवाना है, पेटेंट क्या चीज होती है? पेटेंट होता है जब आपने कोई भी इनोवेशन करी, कोई भी नई इन्वेंशन करी, कोई भी नया ड्रग लेके आए, कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आए, जिसकी इनोवेशन आपने ही करी है, वो वन ऑफ इट्स काइंड एक बिल्कुल ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल किसी मेडिसिन को आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनाया, अब उस मेडिसिन का लाइसेंस या जिसको हम बोलते हैं पेटेंट, अगर आप अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं, इसका मतलब देयर विल बी नो अदर कंपनी, देयर विल बी नो अदर बिजनेस who except you who will have a right to manufacture it, to sell it. सो बनाने की, बेचने की क्षमता या राइट सिर्फ उस बंदे के पास होगा जिसके नाम पे वो पेटेंट रजिस्टर होगा। पेटेंट रजिस्टर होने का मतलब है सिर्फ उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे। जैसे आप कॉपीराइट होता है ना कि मैंने किताब लिखी, अगर मेरे पास कोई कॉपीराइट है तो सिर्फ मैं उसको बेच सकता हूँ, मैं उसको पब्लिश कर सकता हूँ, मैं उसका राइटर हूँ। गवर्नमेंट के बुक्स में मैं उसका राइटर हूँ, मैं उसका लीगल ओनर हूँ। सिमिलरली एक नई इन्वेंशन का लीगल ओनर उसका पेटेंट होल्डर होता है, जो जिस बंदे के पास उस पर्टिकुलर इन्वेंशन का, उस पर्टिकुलर चीज का पेटेंट होता है, हम बोलते हैं कि उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है उसको बनाने का, उसको सेल करने का, उसको यूज करने का। लेकिन अगर किसी ने पेटेंट नहीं करवाया और मैंने मेडिसिन का फॉर्मूला बनाया, किसी ने चुरा लिया और खुद बनाना शुरू कर दिया मेडिसिन, तो मैं उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता unless I have a patent registered in my name. If I don't have a patent, anyone and everyone can use that formula to their advantage. So this fees reduction is only towards patent registration. It is not about registration of the company. Are we clear now, everyone? हाँ जी, are we clear, everyone? Okay. Self certification based on compliance regime. वो कह रहा है जितने भी environmental और labor laws हैं, जिसकी उसने ये लिस्ट भी दे दी, इन सबके लिए आप सेल्फ सर्टिफिकेशन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। इसने ये सारे बताए कि इन सारे एक्ट्स के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन से काम चल जाएगा। ये वाली स्टेट्स ने एडवाइजरी इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के कहने पे सेल्फ सर्टिफिकेशन को रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब these states have undertook self certification based on the recommendations of the government. So self certification हम पहले बता चुके हैं कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट किसी से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। All your legal documentation based on self certification will be sufficient. अब उसने बोला सेटिंग अप इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसमें वो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? ऑफिस स्पेस, यूटिलिटीज, एडमिन एंड लीगल असिस्टेंस। इसके लिए उन्होंने जो पहले हमने पढ़ा था अटल इनोवेशन मिशन, इसके बारे में बताया कि ये पर्टिकुलरली इंक्यूबेटर्स को बनाने के लिए, और इन्होंने बोला इतने अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए इतनी स्टेट्स में, ये सारा डेटा दिया हुआ है। बट आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, इंक्यूबेटर किन चीजों में हेल्प करेगा। इंक्यूबेटर्स क्या हुए, इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड क्या क्या करते हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हैंड होल्डिंग की जरूरत है वो प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं, यूटिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में मैं आ रहा हूँ। कई जगह पे आई एम नॉट श्योर अगर आपने देखा हो या नहीं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चंडीगढ़ आईटी पार्क है, उसके अंदर
गवर्नमेंट ने एक काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग बनाई हुई है जहाँ पे सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए को वर्किंग स्पेसेस हैं। को वर्किंग स्पेसेस होता है जहाँ पे एक लार्ज एरिया होता है इस तरह का। यहाँ पे लेट अस से आपको 8-10 लोगों को बैठने के लिए अलग अलग केबिन्स बना दिए, 8-10 यहाँ पे बना दिए। लेट अस से एक कैंटीन बना दी कॉमन, वॉशरूम्स बना दिए, उसके बाद कॉमन कॉन्फ्रेंस सेंटर्स बना दिए जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम्स हो गए जहाँ पे 20 से 25 लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस तरह की यूटिलिटीज बना दी। इसका रेंट रख दिया हर बंदे के लिए 5,000। अब होगा क्या, आप सिर्फ 5,000 दे रहे हैं, आपको सिर्फ कैबिन नहीं मिल रहा, ये कॉमन फैसिलिटीज सब लोग यूज कर रहे हैं, कैंटीन भी यूज कर रहे हैं, कोई बंदा आ रहा है मीटिंग करने के लिए तो कॉन्फ्रेंस रूम भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको पूरी स्पेस खुद मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं को वर्किंग स्पेसेस। इसका मतलब अगर मैं 2 लाख पूरा स्पेस करता तो 2 लाख रुपए मुझे किराया पड़ जाता। It would have been very difficult for a startup to spend that much money initially. So they made this thing as part of the incubation, wherein every single person will be required to pay only 5,000, and they will be able to share all the common facilities, and they will be able to work in a co-working space easily. So that is also part of the government's initiative for incubators. नेक्स्ट ही से स्टार्टअप सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स भी बनाए गए। उसके लिए भी उसने कुछ डेटा बता दिया कि इतने इतने टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स बनाने हैं। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर का वही एग्जांपल है जो मैंने आपको चंडीगढ़ आईटी पार्क का बताया। रिसर्च पार्क्स डेवलप हो गए, ये भी थोड़ा सा डेटा है कि आईआईटीज ने रिसर्च पार्क्स डेवलप किए। तो ये पॉइंट्स थे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। इसमें सिर्फ हमने टैक्स वाला पॉइंट अभी तक होल्ड पे रखा है, बाकी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। सो इन पॉइंट्स में से कोई भी डाउट आपको हो तो पूछिए पहले, फिर नहीं तो हम आगे चलते हैं। एनी पॉइंट विच यू फील इज डाउटफुल? नो सर। ओके, how many of you understand this term called sweat equity? What is the sweat equity? हाँ जी, नई आइडिया स्वेट इक्विटी का? ओके ओके, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल कंपनी का मेरा मतलब है a company registered under Companies Act 2013 which is not a startup, and versus startup. First of all, try to understand the meaning of the word sweat equity. Sweat equity का मतलब है equity shares issued to directors, promoters and key management personnel at a lower cost or at a free cost. इसका मतलब वो इक्विटी शेयर्स जो अपने डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, कंपनी को स्टार्ट करने वाले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कीमत पे देने को तैयार हैं। तो इसका मतलब स्वेट इक्विटी क्या है? इक्विटी शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स। नॉर्मल कंपनी जैसे कि रिलायंस वगैरह है, बड़ी कंपनी, वो कहता है कि कभी भी 25% से ज्यादा शेयर्स sweat equity की not more than 25% should be given as sweat equity. इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ी कंपनी जो कि स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं है, या कोई भी ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं है, वो अपने की मैनेजमेंट पर्सोनल को, डायरेक्टर्स को और प्रमोटर्स को मैक्सिमम 25% शेयर्स स्वेट इक्विटी की तरह इशू कर सकती है। कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट पर्सोनल को, डायरेक्टर को, प्रमोटर को मैक्सिमम 25% तक शेयर्स इशू कर सकती है एज स्वेट इक्विटी।
लेकिन स्टार्टअप के केस में उन्होंने 50% रख दिया, क्योंकि स्टार्टअप के केस में मेजर फंडिंग, मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होगा? जो भी प्रमोटर्स होंगे। तो वो कहते हैं कि प्रमोटर्स को आप मैक्सिमम 50% तक का स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो, बिकॉज स्टार्टअप के अंदर पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक फंडिंग विल बी कंपैरेटिवली लेस एंड मोर एम्फेसिस will be provided, या more contribution will be provided by the people working as promoters, directors and key management personnel in a startup. जिस बंदे ने स्टार्टअप शुरू किया है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उसकी रही होगी, इसलिए वो कहता है कि 25% से ज़्यादा बढ़ा के आप 50% तक की स्वेट इक्विटी स्टार्टअप्स के लिए दे सकते हो, स्टार्टअप के प्रमोटर्स को दे सकते हो, नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ पेड अप कैपिटल। लेकिन ये आप कब करेंगे? जब तक आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में, मतलब पहले 10 साल में कर लीजिए। सो इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? स्वेट इक्विटी कितना हम मैक्सिमम दे सकते हैं स्टार्टअप्स के केस में? नहीं नहीं, बार बार नहीं इशू कर सकते। बार बार अगर करेंगे तो मैक्सिमम आप 50% तक कर सकते हैं, मतलब आप 10% 15% करते करते बढ़ा सकते हैं, बट मैक्सिमम यू कैन इशू इज 50%। इज इट क्लियर? Okay. All the points done till here, are they clear? Any doubt in your mind? No, sir. Okay. अब यहाँ पे उसने एक दो चीजें टैक्स से रिलेटेड भी आगे बताई हैं। Okay. He says recognition as startup. आपने खुद को स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर रजिस्टर करवाया एज अ स्टार्टअप, तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा? ये जो रिकॉग्निशन वाला है या प्रोसेस है, या ये पूरा आपका प्रोसीजर है, जो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप्स के लिए, कि किस तरीके से एक स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, या क्या प्रोसेस है या क्या प्रोसीजर है एक स्टार्टअप को रजिस्टर करवाना और उसको रिकॉग्नाइज करवाने का। सो दिस प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टअप विल मेक एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या अपने लैपटॉप से पोर्टल पे जाके, सेटअप बाय DPIIT, मतलब आपको DPIIT के पोर्टल पे जाके एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी, सारे अपने डिटेल्स देने होंगे। इसमें क्या करना होगा? जब आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया था तो DPIIT की साइट पर रजिस्टर करवाया था, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो भी अपलोड करना पड़ेगा, और आपको एक राइटअप देना पड़ेगा कि भाई मैंने कौन कौन सा बिजनेस करना है, क्या इनोवेशन करनी है, मेरा क्या प्रोसीजर होगा। जब आपने ये एप्लीकेशन दे दी और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो DPIIT इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद या तो आपकी एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज कर लेगी, आपको एलिजिबल स्टार्टअप की कैटेगरी में डाल देगी, या रिजेक्शन कर देगी और प्रोवाइड करेगी रीजंस कि हमने आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में क्यों नहीं गिना, उसके रीजंस प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे उसने लिखा है कि ये पूरा प्रोसीजर बताया कि स्टार्टअप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, प्रोसेस, ये चीज आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब वो कहता है, यहां तक तो वो सिंपल बताता है कि आपको DPIIT रिकॉग्नाइज करेगी एज एन एलिजिबल स्टार्टअप। उसके लिए आपने मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन देनी है, वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, और आपको या तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी एप्लीकेशन या रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये पहला प्रोसेस हो गया।
अब दूसरा प्रोसेस है जो कि इनकम टैक्स का सेक्शन है 80 IAC। ये आपको सेक्शन पता होना चाहिए। ये सेक्शन क्या कहता है पहले मैं वो बता रहा हूं। ये सेक्शन ये कहता है कि पहले 10 साल के लिए जब आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में हैं, डेफिनेशन में कैसे हैं, पॉइंट नंबर 1 के बेसिस पे, तो पहले 10 साल के लिए किन्हीं 3 साल, लेकिन वो कंसेक्यूटिव साल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4th, 5th एंड 6th ईयर। ये 3 साल कौन से होंगे? 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। ये स्टार्टअप खुद पिक करेगा कोई 3 कंसेक्यूटिव साल। ठीक है, मतलब पहले 10 साल तक जब आप डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप में हैं तो किन्हीं 3 कंसेक्यूटिव सालों को पिक करिए और उन 3 साल में जितनी भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा 0। मतलब आपको 3 सालों में से कितनी मर्जी इनकम हो, प्रोवाइडेड आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में हो, आपका 100 CR से ज्यादा सेल्स ना हो, वो सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगी, तब आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी किन्हीं 3 कंसेक्यूटिव सालों के लिए। अब 80 IAC का बेनिफिट कौन दे रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है, क्योंकि ये सेक्शन इनकम टैक्स का है। ये एग्जेम्पशन DPIIT से नहीं मिल रही है, ये एग्जेम्पशन किससे मिल रही है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिल रही है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं? तो वो कहता है कि पहले आप DPIIT से एक सर्टिफिकेट लेके आओ जो आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट करोगे कि भाई उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज रिकॉग्नाइज्ड startup. Once DPIIT says that okay you are an eligible startup, then income tax will see that document and then they will provide you with this exemption of 80 IAC. तो 80 IAC की exemption लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो कहता है कि आपको DPIIT के पास जाना पड़ेगा और वो एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेंगे कि आप 80 IAC के लिए एलिजिबल हैं। तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 3 सालों की टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब आप इस बोर्ड के पास, DPIIT द्वारा बनाए गए बोर्ड के पास जाएंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट 80 IAC। अब जो DPIIT ने बोर्ड बनाया है उस बोर्ड को बोलते हैं इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड। इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो एक बार दोबारा से समझते हैं, DPIIT ने एक बोर्ड बनाया, बोर्ड को का नाम हमने दिया इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड। इसमें 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। ये आपको सर्टिफिकेट देंगी कि आप 80 IAC के लिए एलिजिबल हैं। 80 IAC क्या था? 3 सालों की टैक्स एग्जेम्पशन। एक बार यहां से सर्टिफिकेट मिला तब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एग्जेम्पशन देगा 80 IAC की। अब ये 3 डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT खुद है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों मिलके एक बोर्ड बनाते हैं और वो बोर्ड आपको रिकॉग्नाइज करेगा 80 IAC के लिए और उसके बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स की टैक्स हॉलीडे मिलेगी। ये पॉइंट पूरी तरह से समझ आता है? Yes, sir. ओके। अब वो कहता है 80 IAC के लिए कौन एलिजिबल है? या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP इज एलिजिबल। ठीक है, स्टार्टअप शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर April 1, 2016। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिससे आप 80 IAC का बेनिफिट ले सकते हैं। इसने एक अमेंडमेंट प्रोवाइड करी है 80 IAC की। अंडर सेक्शन 80 IAC, स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर दिस बट बिफोर 2020 उसको 100% टैक्स रिबेट मिलेगी 3 सालों के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया, दे आर कंसेक्यूटिव इयर्स।
Startup recognized under the Startup India policy can now claim tax benefit in 3 out of first 10 years. Annual turnover 100 crore से exceed ना करें in the previous year relevant to the assessment year in which deduction is claimed. तो अब उन्होंने सिर्फ इस अमेंडमेंट में ये साल लिखे थे, लेकिन अब वो 2022 के बाद भी एक्सटेंड हो गई है। तो 80 IAC अब क्लियर होता है आपको पूरी तरह से? जैसे आपने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स बोले, सपोजली सेकंड ईयर जो हमने हुआ उसमें सीएस वाली इंक्रीज हो गई और स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर हो गया, फिर क्या होगा? लेट अस से अगर आप 1 से लेकर 10 साल तक हैं और अपने 3, 4, 5 ईयर्स चुने, थर्ड ईयर में आपने एग्जाम्पशन ले ली, फोर्थ ईयर में आप स्टार्टअप की डेफिनेशन से ही बाहर हो गए, तो जब आप डेफिनेशन से बाहर हो गए तो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स कोई भी साल आपको एग्जाम्पशन मिलनी बंद हो जाएगी, जो आपको पहले मिली हुई है वो मिल गई। ठीक है? यस सर। अब नेक्स्ट है सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसकी भी टैक्स एग्जाम्पशन है, लेकिन अभी मैं जैसे बोल रहा था, अभी हमने सिर्फ 80 IAC पढ़ा, तो हम इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एंड में टैक्स एग्जाम्पशंस करेंगे। सिर्फ 80 IAC जरूरी था तो मैंने बीच में करवाया। अब उसने एक टॉपिक दिया है इंडियन स्टेट्स विद स्टार्टअप पॉलिसीज। दिस इज जस्ट फॉर योर रीडिंग कि कौन कौन सी स्टेट्स ने स्टार्टअप पॉलिसीज बनाई हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टेट्स के नाम उसने लिखे होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज ने क्या क्या significantly contribute किया है in making the policies for startups in their particular states. This is just for a reading, so this you can read, or what you can really do is you can just quickly read through the first paragraph till here, and then I'll provide you 1 or 2 minutes to read through the next part. Just quickly give a reading for the first paragraph. If there is something that you need to ask, then we'll address that. If there is any term, any word that you don't understand, let me know. Are we good with the first paragraph? Yes sir. Can you can you read through the second one? I'm just keeping it. Hanji, have you read through state startup ranking as well? Online people? Yes sir. Okay. अब वो कह रहा है evolution across the years.
वो कह रहा है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क इज एन एवर इवॉल्विंग टूल। उसने बोला प्रीवियस ईयर से हम कई चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, न्यू रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स। वो कह रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स कंडक्टेड फॉर की स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब क्या हुआ, होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरा स्टार्टअप अच्छे से डेवलप हो, उसके लिए ट्रेनिंग्स कंडक्ट हो, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट हो, मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाए जिसमें गाइडेंस प्रोवाइड करी जाए। इसके लिए हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं। फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रिफॉर्म एरिया कैप्चर्स ग्रास रूट इनोवेशन, डिस्ट्रप्टिव पॉलिसीज फॉर स्टार्टअप्स। ये तीनों उसने बोला कि ये सारी चीजें क्या है, ये कभी भी इनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन इफ यू ऐड दीज थिंग्स टू योर आंसर दैट मीन्स यू विल इंप्रूव, यू विल हैव समथिंग प्लस इन योर आंसर। अब आ जाते हैं स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 रिजल्ट्स। उसने बोला कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं गुजरात, कर्नाटक, मेघालय। बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी फॉलो करी गई, 7 रिफॉर्म एरियाज, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये चीज कौन सी करी इन्होंने, ये हमें पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब है कंपनीज ने हेल्प करना शुरू किया स्टार्टअप्स को। फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, एक्सेस टू मार्केट, मार्केट के लिए हमने बोला 20 से 25% तो गवर्नमेंट ही खरीद लेगी। इंक्यूबेशन की सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट, अगेन पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स के लिए इसने यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दी थी। एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो इनोवेटर्स हैं उनकी पूरी तरह से डेवलपमेंट करवाई जाए, उनको प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स सब प्रोवाइड करे जाए। सिर्फ उनको फंड की जरूरत नहीं है, उनको हैंड होल्डिंग की भी जरूरत है, उनको मेंटरशिप की भी जरूरत है। सो एवरीथिंग इंक्लूडेड will build the capacity of enablers। तो ये वाला पॉइंट एक्सप्लेनेशन आएगी, तो ये मेंटरशिप सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स ये यहां पे आएगा। ये पॉइंट्स आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि 2021 के क्या स्टेट स्टार्टअप रिजल्ट्स थे, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स 2021 में ये थी, ये सिर्फ एड ऑन्स हैं आपके आंसर्स के लिए। यहां तक क्लियर होता है? इसका मतलब बीच में कुछ ऐसा हिस्सा जरूर आता है चैप्टर में जहां पे आपको सिर्फ एक रीडिंग देनी होती है या वहां से सिर्फ एड ऑन्स उठाने होते हैं आपको अपने आंसर के लिए। अब वो कह रहा है एग्जेम्पशंस फॉर स्टार्टअप्स, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले मैं आपको इसके लिए एक चीज डिस्कस करता हूं। एग्जेम्पशंस में सबसे पहले उसने जनरल एग्जेम्पशंस दी हैं, पहले 11। तो इसका मतलब जनरल एग्जेम्पशंस 11 एग्जेम्पशंस हैं। उसके बाद है ये वाली सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी, फर्दर कैपिटल, प्रोहिबिशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारी एग्जेम्पशंस चल रही हैं। इसका मतलब कुछ कंपनी लॉ से रिलेटेड एग्जेम्पशंस, कुछ टैक्स से रिलेटेड एग्जेम्पशंस भी हैं। जनरल एग्जेम्पशन अगर तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस एग्जेम्पशंस, तो आप 3 हिस्सों में डिवाइड करिए अपने आंसर को। जनरल में ये 11 लिखिए, कंपनी लॉ की जो आएंगी उनको लिखिए, टैक्स की जो आएंगी जो मैंने अभी तक आपको नहीं करवाई है, सिर्फ वो 80 IAC वाली बताइए, तो वो सारी एग्जेम्पशंस टैक्स के अंदर आएंगी। तो आपको इन ऑल एग्जाम्पशंस का पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है वो सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द वेरियस टैक्स एग्जाम्पशंस, देन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन ओनली टैक्स एग्जाम्पशंस। इफ ही जनरली आस्क यू व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पशंस, देन you have to add the 3 heads: general exemptions as well as company law exemptions as well as tax exemptions. So this overall becomes a very important question on exemptions. इतनी बात समझ में आ रही है कि आपको क्या करना है इसके अंदर प्रिपेयर? अब जब आप जनरल एग्जेम्पशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है सिंपल प्रोसेस। सिंपल फॉर्म है, वेबसाइट से उठाइए, कुछ अपलोड करिए डॉक्यूमेंट्स
एंड एंटायर प्रोसेस ऑनलाइन है, सिंपल प्रोसेस टू स्टार्टअप, ठीक है। इजी रजिस्ट्रेशन है, रिडक्शन इन कॉस्ट वही 80% पेटेंट वाली, इजी एक्सेस टू फंड्स वो 10,000 करोड़ जो मैंने आपको पहले बताया, टैक्स हॉलीडे 3 साल की वही इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड वाली, टेंडर में अप्लाई कर सकते हैं, प्रायर एक्सपीरियंस या टर्नओवर की लिमिट आपके ऊपर नहीं लगेगी अगर आप स्टार्टअप हैं, आप गवर्नमेंट टेंडर उठा सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के, बिना प्रायर एक्सपीरियंस के, बिना उतनी टर्नओवर के जितना नॉर्मल कंपनीज को रिक्वायर्ड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, नए रिसर्च पार्क्स डेवलप हो रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है क्योंकि आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम मिल गया है। Now you don't have to go to anyone to certify, to get yourself certified. Self certification will be sufficient. Tax saving for investors, ये वाला पॉइंट हमारा टैक्स एग्जम्पशन से आएगा, इसको मैं अभी तक पेंडिंग रख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं करवाई है अभी तक। चूज योर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट कहती है अपना इन्वेस्टर खुद चूज करो, वीसीज होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, ये टर्म एक बार मैं बताता हूं आफ्टर वी कंप्लीट दिस। ये समझनी जरूरी है। इजी एग्जिट मैंने आपको पहले बताया था 90 डेज के अंदर अंदर आप फाइंडिंग अप कर सकते हैं स्टार्टअप की, जबकि दूसरी कंपनीज को 180 दिन लगते हैं। मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स, वो कहता है फेस्ट लगेंगे, गवर्नमेंट फेस्ट कंडक्ट करेगी, फेस्ट का मतलब फेस्टिवल्स कंडक्ट करेगी जस्ट टू प्रमोट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्टअप्स को, ताकि लोग एक दूसरे को मिल सकें, इससे उनकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो ये एक ब्रॉडली एग्जाम्पशन थी, जनरल एग्जाम्पशंस। अब मैं एक टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये टर्म हमारी इन एग्जाम्पशंस में यूज हो रही थी, वीसीज, वो जो कि है वेंचर कैपिटलिस्ट। अब लेटर से मैंने एक स्टार्टअप लगाना है जिसके अंदर मुझे 2 करोड़ की जरूरत है, लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है, मेरे पास अपने 10 लाख है सिर्फ। अब मैं ये ह्यूज मनी जो 1 करोड़ 90 लाख है वो कहाँ से लेके आऊँ? मैं क्या करता हूँ, या तो मैं बैंक वगैरह से अप्लाई करूँ, सिडबी मुझे लोन देगा या नहीं देगा, आई डोंट नो, कोलेट्रल नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि ऐसा बंदा चूज करता हूँ जिसके पास टाइम की कमी है लेकिन कैपिटल काफी ज्यादा है। वो कहता है आई एम लाइकिंग योर आइडिया, उसको मेरा आइडिया पसंद आ जाता है, आइडिया पसंद आ गया तो वो कहता है मैं तुम्हारे पूरे के पूरे 1 करोड़ 90 लाख फंड करने को तैयार हूं। दैट पर्सन इज कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट क्योंकि ही प्रोवाइड्स द कैपिटल फॉर माई वेंचर। वेंचर की कैपिटल प्रोवाइड करने वाला बंदा इज वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी। इसके बदले वो सबसे बड़ी चीज मेरे से मांगता है इक्विटी शेयर। वो कहता है मैं तुम्हें लोन नहीं दे रहा, मेरे को तुम्हारा आइडिया पसंद आ गया, मैं तुम्हें फंड देता हूं, तुम मुझे अपनी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बनाओगे। तो डे 1 से बिना किसी एफर्ट के वो एक शेयर होल्डर बन गया है, सारा एफर्ट मेरा, आने वाले प्रॉफिट्स में शेयर उसका। नो डाउट ही इज टेकिंग अ ह्यूज रिस्क, हो सकता है मेरा स्टार्टअप ना चले, इसी रिस्क के लिए he requires a lot of reward. So he has a huge risk because he's not investing in an ongoing company. He has started to invest in a startup and he does not know whether it will work or not. He is taking a huge risk and he wants a huge reward for this. Huge reward will come only when he gets a substantial amount of equity share in my startup. So if I give him a substantial share in my startup and he is providing the whole capital for my venture, he is called venture capitalist. Are we clear on the term venture capitalist now? Yes, sir. Okay. अब कंपनी लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस मिल रही हैं स्टार्टअप्स को, ये हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है। मैंने आपको बोला था कुछ जनरल एग्जेम्पशंस है, इसमें वो 11 एग्जेम्पशंस थी, अब कंपनी लॉ वाली एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? बैलेंस शीट, P&L, cash flow statement. Financial statements are a part of annual report of any company. So what is the exemption given here? You have to include balance sheet, you have to include P&L, but you are not required to include cash flow statement in your financial statements, which eventually will be a part of your annual report. So that means only balance sheet and P&L will be sufficient as part of financial statements. So this is one of the exemptions. Second is स्वेट इक्विटी 50% वाला, जो मैंने आपको पहले बताया. नॉर्मल कंपनीज 25% स्वेट इक्विटी इशू कर सकती हैं, जबकि स्टार्टअप के केस में वो 50% इशू कर सकते हैं. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? थर्ड है, हाँ ये सेक्शंस थोड़े याद रखने पड़ेंगे. Further issue of share capital. वो कह रहा है for the purposes of section 62(1)(b), an employee does not include an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group, or a director who himself or through relative or anybody holds more than 10% of outstanding shares of the company. वो कह रहा है aforesaid conditions shall not apply to a startup up to 10 years. उसने क्या बोला? जब आप फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं तो आप एम्प्लॉइज को वो शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं. इसके लिए उसने बोला कि इनकी डेफिनेशन, ये जो सेक्शन है ये स्टार्टअप्स पे नहीं लगेगा. इसका मतलब जो भी एम्प्लॉई है प्रोमोटर ग्रुप का, इन सबको हम स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर सकते, इनको फर्दर इशू नहीं कर सकते. डायरेक्टर, लेकिन इसने ये पूरा सेक्शन एलिमिनेट कर दिया स्टार्टअप्स के लिए. इसका मतलब ये डायरेक्टर को भी एम्प्लॉई को भी स्वेट इक्विटी और ईसॉप्स दे सकते हैं. मतलब हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर इशूइंग फर्दर शेयर कैपिटल विल नॉट अप्लाई टू अ स्टार्टअप. इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब हम आते हैं, ये कुछ और एग्जाम्पशंस भी हैं डिपॉजिट्स बाय कंपनीज. आप सिंपली पहले ये 3 पढ़ें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले सिर्फ पढ़िए. पढ़ लिया? ये तीनों पढ़ लिए? ओके. सबसे पहला है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. जितने भी डिपॉजिट्स या डिवेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं एक्सेप्ट कर सकती है. लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आप 25 लाख तक डिपॉजिट, आपके लिए 25 लाख does not include an amount of 25 lakh rupees or more received by a startup company. इसका मतलब
अगर आप 25 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट रिसीव करते हैं तो ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में स्टार्टअप के लिए इंक्लूड नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ कि डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ स्टार्टअप कंपनी। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अंडर रूल 3 of the company's rule 2014. Maximum limit in respect of deposits to be accepted from members shall not apply to a private company which is a startup. इसका मतलब जो इसके members हैं, जो इसके shareholders हैं, उनसे वो जितना मर्जी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट का मतलब है किसी भी तरह का लोन लेना। Prohibition on acceptance of deposits from the public. Section 73 shall not apply to a private company which is a startup. इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ था ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है स्टार्टअप के लिए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये तीनों सेक्शंस क्या बोलते हैं कि स्टार्टअप जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है 25 लाख और उससे ज़्यादा, और हम जो भी रूल्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अप्लाई होते हैं वो यहाँ पे स्टार्टअप को नहीं लगेंगे, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो 25 लाख से ज़्यादा का अमाउंट एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द पब्लिक एज डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न। प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप, एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और बाय द डायरेक्टर। जबकि नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में दोनों के साइन होने जरूरी है। यहाँ पे या तो कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर दोनों में से कोई भी साइन कर सकता है। द वर्ड इज और। सो दिस इज एन एग्जेम्पशन फॉर द स्टार्टअप। यहां तक समझ में आता है? ओके। देखो डिपॉजिट में उसने सिंपली ये बोला कि एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन एक स्टार्टअप के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। इसका मतलब स्टार्टअप 25 लाख और उससे ज्यादा का अमाउंट पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकता है। सिर्फ स्टार्टअप को ये एग्जेम्पशन मिली है, ठीक है, और वो अपने मेंबर्स से जितना मर्जी पैसे ले सकता है। कोई उसके ऊपर लिमिट नहीं लगाई गई कि मेंबर्स इससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है और जो थर्ड पॉइंट है ये इकट्ठा है, जो सेकंड पॉइंट है ये मेंबर्स के लिए है। तो मेंबर्स से आप जितना मर्जी पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं और पब्लिक से भी आप 25 लाख से ज्यादा का पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं है वो नहीं कर सकती है। तो ये सेक्शन आपने स्टार्टअप के लिए हटा दिया। Even if you are registering a startup as a private limited company, but this section will not apply to a startup especially. Are we clear? Okay. अब है बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स जनरली कितनी होती हैं? साल में 4 होती हैं, लेकिन यहां पे वो कहता है कि साल में 4 की जगह साल में 2 होनी चाहिए, 1 in every हाफ कैलेंडर ईयर। इसका मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक एक मीटिंग हो, अक्टूबर से लेके मार्च तक दूसरी मीटिंग हो, लेकिन इन दोनों मीटिंग्स में कम से कम 90 डेज का गैप हो। इसका मतलब साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स की जगह साल में 2 बोर्ड मीटिंग्स चलेंगी, लेकिन दोनों मीटिंग्स में गैप कितना होना चाहिए? कम से कम 90 दिन का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक आपने 29 सितंबर को कर ली, दूसरी आपने 3 अक्टूबर को कर ली, 2-3 दिन के गैप के बीच में। तो ये चीज नहीं चलेगी। दोनों मीटिंग्स में कम से कम 90 डेज का गैप हो और ईच हाफ ईयर में कम से कम एक मीटिंग हो। दैट मीन्स साल के अंदर 2 मीटिंग्स हो। लेसर पेनल्टीज फॉर 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनीज। वो कहते हैं जहां पे आपको पेनल्टी 2 लाख की लगती है, यहाँ पे आपको 1 लाख की करेगी अगर कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट है किसी सेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब लोअर पेनल्टी, ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल रिटर्न आइदर बाय कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप 50% स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को? कोई डाउट? ओके।
अब आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। इसमें 4 स्टेजेस हैं। पहला है आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है वैलिडेशन, थर्ड है अर्ली ट्रैक्शन एंड फोर्थ है ग्रोथ एंड लास्ट है एग्जिट। सबसे पहले है आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। आइडिएशन का मतलब आइडिया लेके आओ और उसको डेवलप करो। वो कहता है इसके अंदर आप देखते हैं कि क्या ये आइडिया जो आप लेके आए हैं वो फीजिबल है, मतलब पॉसिबल है। जो आप प्रोडक्ट या सर्विसेज देना चाहते हैं क्या वो पॉसिबल है करनी। आपके पास अलग अलग ऑप्शन ओपिनियंस होंगी इस चीज़ को लेकर। आप इसका पोटेंशियल वायबिलिटी चेक करिए कि क्या ये गवर्नमेंट द्वारा, सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड प्रोडक्ट होगा। आप टारगेट मार्केट चेक करेंगे, किस तरह का बिजनेस मॉडल लेके आएंगे, वेदर इट विल बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, वो सारा चीज़ देखेंगे। टीम स्किल्स सेट्स, आपको इसमें इंजीनियरिंग की रिक्वायर्ड है, कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड है, किस तरह का टैलेंट चाहिए आपको, ये आपका आइडिया होगा और उसको आप आइडिया को डेवलप कर रहे हैं। ये पहला स्टेज है। दूसरा है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है आप इसके आउटकम्स को चेक करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, मतलब एक सैंपल बनाएंगे, सैंपल तैयार करेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या ये सैंपल हमने सोचा था ऐसा बन के तैयार जब हुआ सैंपल, क्या वो ठीक तरह से बना है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। कई बार क्या होगा, आपने मॉडल बनाया लेकिन उसमें कई चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो मॉडिफिकेशंस मींस वो चेंजेस करना। थर्ड स्टेज है अर्ली ट्रैक्शन। अर्ली ट्रैक्शन का मतलब है आप टारगेट कस्टमर्स को टेस्ट करने के लिए वो प्रोडक्ट दे रहे हैं ताकि वो वैलिडेट कर सकें उस प्रोडक्ट को। आउटसाइड वर्ल्ड देखेगा, आप खुद टेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप सैंपल बांट रहे हैं लोगों को। आपको ये पता चलेगा कि टू इटरेट दैट अ मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट इज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड एट दिस स्टेज। आपको ये पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में मार्केट उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। सेकेंड स्टेज में जब आप वैलिडेट कर रहे थे, आप खुद कर रहे थे, आप उसमें मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर रहे थे। अब आपने पब्लिक को वो प्रोडक्ट दिखाया, आपने थोड़े थोड़े सैंपल्स बनाए और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप ये देखेंगे कि क्या कस्टमर रिटेन होता है उस चीज़ के लिए या नहीं। Startups acquire more customers by actively seeking funds from crowdfunding, angel investors और networks। ये सब इसका मतलब कि अगर आप इस स्टेज में पास हो गए तो लोग आपको फंड्स भी देने को तैयार हो जाएंगे, गवर्नमेंट भी आपको फंड्स देने को तैयार हो जाएगी, आपके नेटवर्क्स भी बिल्डअप हो जाएंगे और आपके वेंचर कैपिटलिस्ट भी आ जाएंगे। इस स्टेज में पाइवॉटिंग क्या चीज़ है। पाइवॉटिंग का मतलब है इस स्टेज में जब पब्लिक को आपने वो प्रोडक्ट दिखाया तो अब आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ऊपर वाले पॉइंट में जब चेंजेस कर रहे थे, मॉडिफिकेशंस, ये आपके अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस थे, लेकिन अब कस्टमर ने बोला कि भाई इस प्रोडक्ट में ये फ्लॉज हैं, तो आप कस्टमर की प्रेफरेंस, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट द प्रोसेस ऑफ द स्टार्टअप ट्रांसलेटिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फीडबैक। इसका मतलब अब जो है प्रोडक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीडबैक ले रहा है कस्टमर से। मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज गो थ्रू सेवरल पाइवॉट्स टू फाइंड प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसका मतलब प्रोडक्ट आपकी मार्केट में फिट होता है या नहीं होता है, इसके लिए कई बार आपको ट्रायल्स करने पड़ सकते हैं, कई बार चेंजेस करनी पड़ सकती हैं अपने प्रोडक्ट में। ये एक्सपेरिमेंट वर्क है, इसमें मेजर पाइवॉट बनाना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्या वो प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है या नहीं है। मेजर एरियाज ऑफ फोकस ड्यूरिंग पाइवॉटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। वो कहता है इस स्टेज में आप क्या क्या करने वाले हैं। वो कहता है कि उसका फीचर चेंज हो सकता है, एक फीचर को नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, डिफरेंट कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट लेके जाया जा सकता है। हो सकता है वो नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड ना हो, इंटरनेशनल लेवल पे हिट हो जाए। चेंजिंग ऐप और सॉफ्टवेयर, मतलब कई बार क्या करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उसकी जो ऐप है वो खराब है, तो हम ऐप को ही चेंज कर देते हैं। न्यू रेवेन्यू मॉडल, इसका मतलब कि अगर हम एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल थे और उससे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग पे आ गए,
पर्सनल नेटवर्किंग पे आ गए, वो भी हो सकता है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहली स्टेज थी हमारे पास आइडिया को डेवलप करना और उसको आइडिया को लेके आना और डेवलप करना। सेकंड था हमने उसको इनोवेशंस करी, प्रोटोटाइप बनाया, उसमें मॉडिफिकेशंस करी। थर्ड में हम अर्ली ट्रैक्शन एंड पाइवॉटिंग कर रहे हैं, मतलब हर स्टेज पे हम फीडबैक ले रहे हैं कस्टमर से और बहुत बार अपने ही प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं। फिर है ग्रोथ एंड एग्जिट। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट हिट है मार्केट में, तब हमने ग्रोथ करी। कंपनी में चूज टू स्केल अप, अगर हमारी ग्रोथ अच्छी जा रही है तो हम अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, उसमें मर्जर एक्विजिशंस भी हो सकती हैं, आईपीओ भी लेके आ सकते हैं। और जो $1 बिलियन से ज्यादा के क्या बोलते हैं स्टार्टअप्स हो जाते हैं, उनको हम यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। हम नए नए आइडियाज डेवलप कर रहे हैं और अब हम धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं एंड फाइनली हम उस स्टार्टअप से एग्जिट कर जाते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस में एंटर कर जाते हैं 10 सालों के बाद। फिर हमारी टर्नओवर 100 CR से भी एक्सीड कर सकती है। तो आपको ये चारों स्टेजेस याद रखनी है, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन एंड पाइवॉटिंग, एंड लास्ट है ग्रोथ एंड एग्जिट। ये चारों स्टेजेस क्लियर होती हैं, कोई डाउट? ओके, अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप्स पे। यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें हैं। ये थोड़ी देर के लिए हम इसको फिलहाल वो रखते हैं। अब हमारे पास एक तो स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप आ गया, एग्जाम्शन का क्वेश्चन आ गया, हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टार्टअप है, हमारे पास टैक्स एग्जाम्शन है। ये दोनों चीजें अभी हमने नहीं करी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो अभी दिखा रहा हूँ, टैक्स एग्जाम्शन जो हमने नहीं करी है। उसके अलावा हमारे पास एक फंडिंग ऑप्शंस ऑफ स्टार्टअप्स आता है, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब आपको स्टार्टअप की एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पता होना चाहिए, स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप पता होना चाहिए, तीनों तरह के एग्जाम्शंस, जनरल, कंपनी लॉ एंड टैक्स एग्जाम्शंस पता होनी चाहिए, एंड लास्ट प्रोसीजर इज फंडिंग प्रोसीजर, ये सब पता होना चाहिए। ये फंडिंग प्रोसीजर बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फंडिंग के अंदर तीन तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। एक है सीड कैपिटल, दूसरा है इक्विटी और तीसरा है डेट। ठीक है, अब बिफोर वी प्रोसीड अहेड में 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पे रोकता हूँ।